वेलकम टू रेडिएशन एकेडमी। हम लोग नियोजन पढ़ रहे थे। इसके पहले 2 वीडियोस पढ़ चुके हैं, तीसरी पढ़नी है और द्वितीय पंचयोजना हम लोग पढ़ेंगे और इसको विस्तार से पढ़ा जाएगा। विस्तार से इसलिए पढ़ा जाएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये लगभग हर एग्ज़ाम में, वनडे जितने भी एग्ज़ाम हैं और मेंस के भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, मैं बीच बीच में पढ़ाने के दौरान उसको पॉइंट आउट करता रहूँगा और करता रहता हूँ। इसके अलावा हम इसके चैप्टर के लास्ट में चैप्टर जब कंप्लीट कर लेंगे तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में, उसके बारे में भी डिस्कस हम लोग करेंगे। तो सेकंड 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान हो गया है, सेकंड 5 ईयर प्लान द्वितीय पंचवर्षीय योजना आज हम लोग शुरू करेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना सेकंड 5 ईयर प्लान। ईयर प्लान इसका जो टाइम पीरियड है कार्यकाल यह है आपका 1956 से 1961। इसका मॉडल जो था, मॉडल प्रोफेसर महलानोबिस मॉडल, नोबिस मॉडल, इसका मॉडल है जो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष भी रहे और इसमें प्राथमिकता उद्योग को दी गई थी। प्राथमिकता उद्योग को दी गई, उद्योग को दी गई और खास करके आधारभूत और भारी उद्योग, आधारभूत और भारी उद्योग, आधारभूत भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी इसमें। और इसी को प्राथमिकता देने के नाते और इसको नियोजन काल की सबसे बड़ी भूल भी कह लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नियोजन काल की सबसे बड़ी भूल कि उद्योग को प्राथमिकता दे दिया गया। इसका क्या हश्र हुआ उद्योग को प्राथमिकता देने के कारण, इस पर अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जिन उद्योगों की स्थापना की गई थी वो कौन कौन से उद्योग थे, किसके सहयोग से किए गए थे, इस पर चर्चा कर लें। तो नियोजन काल की सबसे बड़ी भूल ये थी कि उद्योग को प्राथमिकता दे दिया गया सेकंड 5 ईयर प्लान में, जबकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। नियोजन काल की सबसे बड़ी भूल थी ये। काल की बड़ी भूल थी उद्योग को प्राथमिकता देना। कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए थे? राउल केरा, उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से, दूसरा
भिलाई, भिलाई ये छत्तीसगढ़ में, पहले एमपी में था ये, छत्तीसगढ़। ये रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी, रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में। भिलाई, इसको साफ नहीं लिखाया है। भिलाई। तीसरा था आपका दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात संयंत्र। ये सब क्या है, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये क्या है, इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। ये ब्रिटेन के सहयोग स्थापित की गई थी। पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से। ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा एक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये आपका चेन्नई में है। चेन्नई में है। और चौथा है चितरंजन लोकोमोटिव, लोकोमोटिव मोटिव ये आसनसोल पश्चिम बंगाल में है। आसनसोल पश्चिमी बंगाल। ये 3 इस्पात संयंत्र और ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जहाँ पर इंजन के कोच बनते हैं, और चितरंजन लोकोमोटिव जहाँ पर इंजन बनाए जाते हैं, आसनसोल पश्चिम बंगाल में, चेन्नई में है। तो ये उद्योग को प्राथमिकता देने के कारण 3 इस्पात संयंत्रों और 2 इसकी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना की गई। और ये नियोजन काल की इसको सबसे बड़ी भूल माना जाता है। इसका हश्र ये हुआ, मेरे ख्याल से इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ। नियोजन काल की ये सबसे बड़ी भूल थी और इसका हश्र ये हुआ। नतीजा क्या हुआ इसका कि यह योजना पूरी तरीके से असफल रही, पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई, पूर्ण रूप से असफल रही। इसके निष्कर्ष क्या निकले? निष्कर्ष पूर्ण रूप से असफल रही। स्फीतकारी मूल्यों में इस तरीके से करी, स्फीतकारी प्रवृत्तियों को बल मिला और भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। प्रतिकूल
भुगतान संतुलन। प्रतिकूल भुगतान संतुलन का गंभीर संकट खड़ा हो गया। भुगतान संतुलन तब प्रतिकूल होता है जब आयात अधिक हो, निर्यात कम हो। तो यह समस्याएं, एक तो स्फीतकारी प्रवृत्तियों को बल मिला, यानी मूल्यों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और क्या हो गया, भुगतान संतुलन का सामना करना पड़ा। और भुगतान संतुलन प्रतिकूल तब होता है जब आयात अधिक हो, निर्यात कम हो। तो आयात बहुत ज़्यादा मात्रा में करना पड़ गया था और निर्यात कुछ भी नहीं हो पाया था। अच्छा, इसके कारण क्या हुआ, और क्या हो गया, कृषि उत्पादन में या खाद्यान्नों में कमी आ गई। खाद्यान्नों में कमी आई, यानी कृषि में उत्पादन कम हो गया, क्योंकि हमने कृषि को जो प्राथमिकता दिया जाना चाहिए था, जो द्वितीय कृषि योजना में भी वहाँ उद्योग को प्राथमिकता दे दिए जाने के कारण यह योजना पूरी तरीके से सफल हो गई। स्फीतकारी प्रवृत्तियों को बल मिला, महंगाई बढ़ी। स्फीतकारी प्रवृत्तियाँ, आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने जब पढ़ाया था आर्थिक समृद्धि और विकास में, उसमें विकास की रणनीति जो देश को अपनाते हैं उसमें क्या बताया था मैंने। एक तो ये पहला क्या मकसद होना चाहिए तीव्र विकास के लिए, उसमें पहला मकसद ये होना चाहिए कि कम लागत में अधिक समृद्धि की प्राप्ति हो। और दूसरा मैंने बताया था उसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है तीव्र विकास का, कम लागत में अधिकाधिक समृद्धि हासिल हो। और दूसरी चीज मैंने बताया था कि विकास के एक चरण से जो विकास के 5 चरण या 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, पारंपरिक अवस्था, आत्मस्फूर्त के पूर्व की अवस्था, आत्मस्फूर्त की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था, उच्च जन उपभोग की अवस्था, ये जो 5 अवस्थाएं विकास की डब्ल्यू रोस्टो ने बताया है, इसका मैंने जिक्र किया था आपको आर्थिक समृद्धि और विकास वाले चैप्टर में। वो मेरे पिछले वीडियोस आप उठा करके देखिए तो आपको मिलेगा। तो विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने में कम से कम समय लगना चाहिए, कम से कम समय लगना चाहिए, समय लगे। क्यों? इसका मैंने कोई एग्जाम्पल दिया होगा कि विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कम से कम क्यों समय लगना चाहिए। इसलिए कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए, कोई काम करने के लिए, सपोज करिए कि कोई हम मेट्रो लाइन बिछाने जा रहे हैं या रेलवे लाइन बिछाने जा रहे हैं, या कोई नदी है उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं, तो जिस दिन से हमने उसकी शुरुआत की उस दिन से पैसे क्या होते, किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो सीमेंट वाले को सीमेंट के माध्यम से, मोरंग वाले को मोरंग के माध्यम से, लोहा वाले को लोहा वाले के उसके लोहे के माध्यम से, ईंट वाले को ईंट के माध्यम से, या जो तमाम उसमें उत्पादन के साधन लगे हुए हैं, उनको जैसे ही हमने किसी चीज़ की शुरुआत किया, इन्वेस्ट करना शुरू किया, वो किसी न किसी माध्यम से उनके पास पहुंचने लगता पैसा। वो पैसा एक्चुअली जाता है बाजार में और डिमांड क्रिएट करता है। उसकी वजह से क्या होती है, महंगाई आपकी बढ़ती है। तो आधारभूत भारी उद्योगों पर बल दिया गया, तो स्फीतकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला, महंगाई बढ़ गई। और इसमें हमने ये तय किया था, नियोजकों ने यह तय किया था कि जो आधारभूत भारी उद्योगों में 7% निवेश था, उसको बढ़ा करके हमने 11% कर दिया कुल निवेश का। और इसकी खास बात कह लीजिए या दुर्भाग्य कह लीजिए, इस 11% का 24
24%। 24% हमने विदेशों से पूंजी आयात किया। पूंजी आयात किया गया, आयात की गई पूंजी 24%। तो और दूसरी चीज क्या है, हमने टेक्नोलॉजी भी आयात किया। तीसरी चीज क्या थी, हमने रॉ मटेरियल्स भी इन उद्योगों को चलाने के लिए वहां से बाहर से आयात किए, विदेशों से। तो आयात क्या हो गया, हमारा बहुत अधिक हो गया। और निर्यात करने के लिए हमारे पास जो कृषि सेक्टर था, प्राथमिक क्षेत्र था, वहाँ खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया, खाद्यान्नों की कमी हो गई। तो हम निर्यात क्या करेंगे, जिसकी वजह से इसके गंभीर परिणाम दिखाई दिए। और नतीजा ये हुआ कि हमारी साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरने लगी और खाद्यान्नों, लोगों का पेट भरने के लिए हमको बाहर से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। और खाद्यान्नों को आयात के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा भी नहीं थी। होता क्या है, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जब हम किसी देश से किसी चीज का आयात करते हैं तो संबंधित देश में जो मुद्रा चलती है तो हमको उसी की मुद्रा के रूप में उस आयात के बदले में भुगतान करना रहता है। तो हमारे पास खाद्यान्नों की कमी हो गई। अड़ोस पड़ोस के जो देश थे वो दुश्मन बने बैठे थे और वहाँ से खाद्यान्न मिलने के बजाय हमको 1962-1965 दो युद्ध मिले। 1962 में चाइना का और 1965 में पाकिस्तान का। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे साख गिर जाने के कारण हमको लोगों ने कमज़ोर समझ लिया था हमारे देश को, और नतीजा युद्ध के रूप में हमको मिला। तो खाद्यान्न कोई देने के लिए तैयार नहीं था। तो 1956 में 1956 में अमेरिकी राष्ट्रपति वाइजनहावर भारत की यात्रा पर आए और एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत और अमेरिका ने, जो 1960 में जाकर के लागू हुआ, मई 1960 में, मई 1960 में। ये 4 वर्षीय समझौता था, 4 वर्ष के लिए किया गया था। इसका नाम दिया गया पब्लिक लॉ 480। ये इसका चर्चित नाम जो है वो है, इसका चर्चित नाम है PL 480। तो ये 1960 में लागू हुआ। 1956 में अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए और भारत और अमेरिका ने दोनों ने संयुक्त हस्ताक्षर किए इस पर। और ये समझौता हुआ कि मई 1960 में 4 वर्ष के लिए पब्लिक 480, यानी चर्चित नाम इसका क्या है, PL 480। तो इस समझौते के तहत अमेरिका ने कहा कि हम आपको जितना भी खाद्यान्न चाहिए हम आपको एक्सपोर्ट करेंगे, आप हमारे यहाँ से लीजिए। और इसके साथ जो जहाँ आपको कोई खाद्यान्न नहीं दे रहा है वहाँ हम एक सुविधा और दे देंगे कि आप आयात के बदले में उसका भुगतान अपनी मुद्रा में कर दीजिएगा, बजाय डॉलर के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बजाय डॉलर के आप रुपए में भुगतान कीजिएगा। एक तो आपने आधारभूत भारी उद्योगों को प्राथमिकता दिया, उसके कारण मूल्यों में वृद्धि हुई, महंगाई बढ़ी। और दूसरे, जो ये खाद्यान्नों के आयात के लिए बजाय डॉलर के रुपए में भुगतान की सुविधा दे दिया, उसका नतीजा ये हुआ कि इस पैसे को ला करके फिर अमेरिका ने इन्वेस्ट करना शुरू किया और नतीजा ये हुआ कि महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई। तो PL 480 की खास बात यह है कि इसमें अमेरिका और भारत के बीच में 4 वर्ष के लिए खाद्यान्न के आयात का समझौता हुआ था और अमेरिका ने भारत को अपनी मुद्रा में भुगतान करने की सुविधा दे रखी थी।
तो ये है। अब इसके बाद आता है थर्ड 5 ईयर प्लान। इसका नतीजा क्या हुआ आपने देख लिया। थर्ड 5 ईयर प्लान में देखिए क्या होता है। थर्ड 5 ईयर प्लान, तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो जिसका कार्यकाल था 1961 से लेकर के 1965 तक इसका कार्यकाल था। इसमें प्राथमिकता क्या किसको दी गई? कृषि एवं उद्योग दोनों को दी गई। ट्रायल अगेन एंड अगेन ट्रायल चलता रहा कि कृषि प्राथमिकता किसको दे दिया गया। कोई इसका कोई विशेष मॉडल नहीं था। कोई विशेष मॉडल नहीं था। मॉडल नहीं, प्राथमिकता कृषि एवं उद्योग दोनों को दी गई। उद्योग दोनों को। इसका हुआ क्या कि 1965 में, एक तो ये 1966 में खाद्यान्नों का आयात किया गया पीएल 480 के तहत, तो 1964 के उसके बाद तक आयात होता रहा। और दूसरा क्या हुआ कि 1962 आप लोग को देख लिया, हमारे देश की हैसियत को पड़ोसी देशों ने पहचान लिया। तो 1962 में 1962 में भारत चाइना युद्ध, युद्ध 1965 में 1965 में भारत पाक युद्ध, दो युद्ध हुए। 1965 में क्या हुआ? रूस के सहयोग से एक और स्टील संयंत्र की स्थापना की गई। वो है बोकारो, जो झारखंड में है। बोकारो झारखंड में, पहले बिहार में था, झारखंड में इसकी स्थापना की गई। 1965 में ही अमेरिका और भारत के बीच जब पंडित लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तो अमेरिका और भारत के बीच दिल्ली में एक समझौता हुआ, और समझौते के तहत अमेरिका ने ये तारापुर परमाणु संयंत्र अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ। 8 करोड़ डॉलर, और ये कहा कि हम ईंधन भी आपको देंगे। ईंधन भी देंगे। 1965 में ही FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और
APC एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन की भी स्थापना की गई और 1964 में IDBI की स्थापना की गई। 1964 में IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत चर्चित नाम है, इसकी स्थापना की गई 1964 में। तो ये हमारी उपलब्धियां रही। उपलब्धियां क्या रही कि रूस के सहयोग से एक बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना की गई जो झारखंड में है। यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की गई, कहाँ पर है बोकारो, तो झारखंड में है। किसके सहयोग से किया गया, तो रूस के सहयोग से किया गया। इसके पहले राउरकेला जर्मनी के सहयोग से पूछ सकता है, कहाँ है राउरकेला ये पूछ सकता है, या तारापुर परमाणु संयंत्र, या इसके पास भिलाई अगर पूछ लिया तो सबने हमने बताया है कि कहाँ पर स्थापना की गई, किसके सहयोग से की गई। तारापुर परमाणु संयंत्र अमेरिका के सहयोग से किया गया। तो ये सब इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। तो इसकी उपलब्धियाँ क्या रही, 1965 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना, तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना, FCI की स्थापना, APC की स्थापना और IDBI की स्थापना। और उससे बड़ी उपलब्धि क्या रही, 1962 में भारत और चाइना का युद्ध, 1965 में भारत पाक का युद्ध, और नतीजा ये निकला कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षमता नियोजन को लागू करने के लिए समाप्त हो गई। और तब 1966 से लेकर के 1977 तक, 1966 से लेकर के 1969 तक एक वर्षीय योजना लागू की गई। एक वर्षीय, 3 वर्षों तक एक वर्षीय योजनाएं लागू रही। एक वर्षीय नियोजन लागू किया गया। यह था 1966 से 1969 तक एक वर्षीय नियोजन। इसे योजना अवकाश का नाम दिया गया। इस 3 वर्ष को योजना अवकाश का नाम दिया गया। योजना अवकाश का नाम दिया गया, यानी प्लान हॉलीडे। इसको प्लान हॉलीडे भी कहा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि योजना अवकाश कब से कब तक रहा, 66 से लेकर के 69 तक। योजना अवकाश कितने दिन तक, किन किन प्रतिवर्षीय योजनाओं के बीच में रहा, तो तीसरी और चौथी के बीच में, क्योंकि तीसरी के बाद शुरू हुआ, फिर उसके बाद चौथी लागू हुई, तो 69 तक ये रहा हॉलीडे, प्लान हॉलीडे। इसमें क्या किया गया कि नियोजन को एक वर्ष के लिए लागू किया गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था की इतनी क्षमता नहीं रह गई थी 2 युद्ध झेलने के पश्चात। और सेकंड 5 ईयर प्लान में उद्योग को प्राथमिकता देने के कारण जो उसके परिणाम आए वो बहुत भयावह आए, और अर्थव्यवस्था नियोजन को लागू करने की अपनी क्षमता खो चुकी थी। तो इसलिए एक वर्ष करके 3 वर्ष 66 से 68 तक, 66 से 66 to 67, 1967 to 68 और 1968 to 69 एक वर्ष करके ये नियोजन को लागू किया गया। इसमें हुआ क्या कि 1966 में इसकी उपलब्धि क्या थी, 1966 में नरीमन समिति की सिफारिश के आधार पर नरीमन
ये नरीमन समिति की सिफारिश के आधार पर 1966 में लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई। लीड बैंक योजना शुरू की गई। इसमें क्या किया गया कि चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र के रहे हो बैंक, चाहे निजी क्षेत्र के रहे हो, सभी बैंकों को वो अर्बन सेक्टर हो, ग्रामीण क्षेत्र हो या अल्प शहरी क्षेत्र हो, वहाँ पर सबको बैंक की स्थापना करने के लिए कहा गया विभिन्न बैंकों से कि आप अपने अपने क्षेत्र में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में लीड बैंक योजना की शुरुआत हुई। और ग्रामीण क्षेत्रों में कहा गया कि चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो या निजी क्षेत्र के बैंक हो, वो बैंक स्थापित करें और कृषि के लिए ऋण दें। कृषि के लिए ऋण छोटे उद्योगों के लिए, लघु उद्योग, अन्य आर्थिक क्रियाओं के लिए ऋण देने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। नरीमन समिति की सिफारिश के आधार पर 1966 में ये उपलब्धि रही। और ये इस 3 साल में क्या करते रहे, कृषि को फोकस करते रहे। कृषि को फोकस करते रहे। जो अर्थव्यवस्था की ऋण थी, सेकंड 5 ईयर प्लान में बहुत बड़ी भूल हुई। उद्योग को प्राथमिकता दे करके कम से कम 3 पंचवर्षीय योजनाओं तक ही उद्योग को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए था। इसे तीव्र विकास की जल्दबाजी कहा जाए या नियोजकों की भूल कि जो कृषि को सेकंड 5 ईयर प्लान में प्राथमिकता न दे करके उद्योग को प्राथमिकता दिया गया। और इस योजना अवकाश के दौरान कृषि को ही फोकस किया जाता रहा। किस पर फोकस किया गया, कैसे किया गया? उच्च गुणवत्ता युक्त बीज का वितरण किया गया। इसके अलावा उर्वरक के अधिक प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया। सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार किया गया। नावों का विस्तार। इसके अलावा भूमि सुधार जैसे कार्यक्रम इस 1 वर्षीय नियोजन के दौरान लागू किया गया। भूमि सुधार कार्यक्रम, भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए गए योजना अवकाश के दौरान। किस लिए? यह सिर्फ इसलिए चलाए गए कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए। कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए ये 1 वर्षीय नियोजन के दौरान ये कार्यक्रम चलाए गए। जैसे भूमि सुधार का कार्यक्रम, सिंचाई परियोजना का विस्तार किया गया, उर्वरक के अधिक प्रयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया और उच्च गुणवत्ता युक्त बीज का वितरण किया गया। यह जो गलती सेकंड 5 ईयर प्लान में हुई थी उसको सुधारने के लिए सब कार्यक्रम चलाए गए। यही कार्यक्रम अगर सेकंड 5 ईयर प्लान में शुरू किए गए होते तो शायद हमें 2 युद्ध और सेकंड 5 ईयर प्लान की जो भयावह परिणाम आए उसका सामना न करना पड़ा होता। बस आज इतना ही। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.